भाभी, पेट की वजह से तुम्हारे हाथ धीमे हो गए हैं क्या? ये पूरियां कैसी जली कच्ची हैं? दिवाली की सुबह के 4 बजे थे और मैं रसोई में खई थी। मैं 8 महीने की गर्भवती थी। मेरे पैर सूज गए थे और कमर टूटने को थी। फिर भी मैं पूरियां तल रही थी। पिछले 15 सालों से मैं यही तो करती आ रही थी। मेरी तीनों नंदें बैठक में सोफे पर बैठी टीवी देख रही थीं। दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा? क्या फिर से माँ जी पर बोझ डाल दोगी? यह सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कहीं मेरे हाथ से फिसल गई, धड़ाम। और फिर मुझे मेरी सास की वो आवाज सुनाई दी जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम तीनों निकल जाओ यहां से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यह कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके लिए शुभकामनाएं दूंगी। 15 साल पहले मैं 27 साल की थी। रोहन से मेरी मुलाकात एक दोस्त के बायरिए हुई थी। वह शांत स्वभाव का था और जब मुस्कुराता तो उसकी आंखें चांद की तरह सिकुड़ जाती थीं। वह ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी हम साथ चलते तो वह हमेशा उस तरफ चलता जहां से हवा आ रही हो, ताकि मुझे हवा न लगे। बारिश में वह छाता मेरी तरफ झुका देता था। वह ऐसा ही था। हमारी शादी जल्दी हो गई। मुलाकात के सिर्फ 8 महीने बाद मैं सास से पहली बार रिश्ते की बात करने के दौरान मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पककर कहा था, हमारी प्रिया, हमारे रोहन का ख्याल रखना। बेटा सीधा है पर दिल का बहुत अच्छा है। उनके हाथों में बहुत अपनापन था। वह दुबली पतली थीं, पर उनके स्पर्श में एक अनोखी गर्माहट थी। मैंने सोचा, हाँ, यह घर मेरे लिए सही है। लेकिन समस्या शादी वाले दिन से ही शुरू हो गई। मैं दुल्हन के कमरे में अपना मेकअप ठीक कर रही थी कि दरवाजा खुला और 3 औरतें अंदर आईं। मेरी बब्भी ननद रेखा, मझली ननद सुमन और छोटी ननद मीना। बही ननद ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई सामान परख रही हो। मेरे लहंगे से लेकर मेरी सैंडल तक उन्होंने सब कुछ घूरा, पर एक शब्द नहीं कहा। उनकी नहरें ऐसी थीं जैसे किसी चीमत लगा रही हों। रोहन की तनख्वाह ही कितनी है जो शादी हॉल इतना महंगा ले लिया? बही ननद ने मौजली से कहा। मुझसे नहीं, अपनी बहन से, लेकिन इतनी आवाज में कि मैं सुन सकूं। मौजली ननद ने हौंसते हुए जवाब दिया, क्या पता भाभी के पास पैसे होंगे। छोटी ननद चुपचाप अपनी बहनों के पास खही रही, बस आंखें इधर उधर घुमा रही थी। मैं शीशे के सामने लिपस्टिक पके खई थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। यह कैसी पहली मुलाकात थी? बधाई या दुआ तो दूर, आते ही मेरा मूल्यांकन शुरू हो गया था। शादी तम हुई और कुछ महीनों बाद दिवाली आ गई। सास का फोन आया, प्रिया, दिवाली पर तीनों बेटियां आ रही हैं। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, पर क्या तुम सब संभाल लोगी? बेटियां मतलब मेरी तीनों ननदें, जो अपने पति और बच्चों के साथ आ रही थीं। मुझे लगा एक बहू होने के नाते यह मेरा फर्ज है। मैंने एक दिन पहले से ही खरीदारी शुरू कर दी। शाही पनीर, छोले, समोसे, 5 तरह की सब्जियां, खीर, हलवा। मैं सुबह 3 बजे उठी और तैयारी शुरू कर दी। दिवाली की सुबह तीनों नंदें आ गईं। दरवाजा खुलते ही बही ननद ने रसोई में झांक कर कहा, सिर्फ 3 तरह की सब्जी? हमारी माँ तो हमेशा 5 तरह की बनाती थीं। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ कीजिए दीदी, मैं 2 और बना देती हूँ। मझली ननद बैठक में बैठते हुए बोली, भाभी, बच्चों के लिए फल काट दो, उन्हें भूख लगी है। मैं सब्जी बनाते बनाते हाथ धोकर फल काटने लगी। जब मैं फल लेकर गई तो छोटी ननद ने कहा, सेब इतना मोटा छीलोगी तो सब बर्बाद नहीं हो जाएगा। इस बात पर बही और मुझली ननद हंस पई। छोटी भी उनके साथ हंसने लगी। मैं कुछ नहीं कह सकी, मेरा गला भर आया था। उस रात जब सब सो गए और मैंने रसोई का काम तम किया तो रात के 11 बज चुके थे। मैं सुबह 3 बजे से लगातार 20 घंटे से खई थी। मेरे पैर जवाब दे गए और मैं बैठक में ही मीन पर बैठ गई। तभी माँ जी के कमरे का दरवाजा खुला। वह चुपचाप बाहर आईं और मेरे पास बैठ गईं। उनके हाथ में एक गिलास था, हल्दी वाला गर्म दूध। प्रिया, मेरी बच्ची बहुत थक गई। मेरी बहू, बस इतना सुनना था कि मेरे आंसू बह निकले। 20 घंटे में मैं एक बार भी नहीं रोई थी। सब भी कम होने के ताने पर भी नहीं, सेब मोटा छीलने के ताने पर भी नहीं, पर बहुत थक गई सुनते ही मैं टूट गई। सास मेरी पीठ धीरे धीरे सहलाती रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पीठ सहलाती रहीं, बस इतना ही। पर यह मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था। उस रात मैंने तय कर लिया
कि मैं इस माँ के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। नंदे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिलसिला 15 साल तक चलेगा। पहली दिवाली घूरी, दूसरी आई, फिर होली आई। त्योहार आते रहे और मेरी तीनों नंदें भी आती रहीं। साल बदलते गए पर कुछ नहीं बदला। सुबह उठना, खाना बनाना, बर्तन धोना और रात में सबसे आखिर में बत्ती बुझाना, यह सब मेरा ही काम था। नंदें सिर्फ त्योहारों पर आती थीं। आम दिनों में कभी फोन भी नहीं करती थीं, पर दिवाली या होली आते ही उनका फोन आ जाता था और फोन पर फरमाइशें होती थीं। भाभी, इस बार शाही पनीर थोड़ा ज्यादा बनाना, पिछले साल जीजाजी को कम पड़ गया था। भाभी, बच्चों के सोने के लिए कमरा साफ रखना, चादरें नई बिछाना। भाभी, इस बार खीर की जगह गाजर का हलवा बनाना, बच्चों को खीर पसंद नहीं। यह गुहारिश नहीं, हुक्म होता था। मैं हर बार कहती, जी दीदी, हो जाएगा। मैंने कभी ना नहीं कहा। क्यों? अपने पति की वजह से। शादी के तीसरे साल दिवाली की बात है। मोजली ननद ने मेरे बनाए समोसे का एक टुकड़ा खाया और मुंह बनाकर बोली, ये समोसे हैं, आलू तो एकदम मसालाहीन है। मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस रात मैंने पति से कहा, रोहन, मैं बहुत थक जाती हूं। आपकी बहनें। रोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, दीदियां थोड़ी ऐसी ही हैं, सब्र करो, त्योहार साल में कितने दिन आता है। यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरे दिल में एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उस दिन के बाद मैंने अपने पति से नंदों के बारे में बात करना बंद कर दिया, क्योंकि जवाब हमेशा एक ही होता था, सब्र करो। कुछ ही दिन की तो बात है, परिवार है। परिवार, यह शब्द कितना भारी था। परिवार है इसलिए सहना चाहिए, या परिवार है इसलिए कुछ नहीं सहना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था। समय के साथ ननदों के ताने और तीखे होते गए। 5 साल बाद, भाभी, घर कैसे चलाती हो? हमारी माँ के घर में तो ऐसा नहीं होता। 7 साल बाद, भाभी, करती क्या हो दिन भर? एक बच्चा पालने में इतनी व्यस्त क्यों रहती हो? 10 साल बाद, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना आपका काम है, हम तो ब्याही हुई बेटियां हैं। 12 साल बाद, भाभी, उम्र बढ़ रही है, थोड़ी फुर्ती दिखाया करो। और हर त्योहार के बाद जाते जाते वे कहती, भाभी, तुमने बहुत मेहनत की, यह तारी नहीं होती थी। इसका मतलब होता था, जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमने किया, हम मान लेते हैं। मैं यह सुनकर दांत पीस लेती थी। फिर भी मेरे टिके रहने की एक वजह थी, मेरी सास। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, अपनी बेटियों के सामने मेरा पक्ष कभी नहीं लेती थीं। लेकिन जब नंदें चली जाती तो वह हमेशा मेरे कमरे के बाहर कुछ रख देती थीं, कभी कटे हुए सेब की प्लेट, कभी दर्द का मरहम। एक बार तो एक पर्ची रखी थी जिस पर टेही में ही लिखावट में लिखा था, प्रिया, बहुत मेहनत की, माँ को माफ करना। मैंने वो पर्ची संभाल कर रख ली। 1, 2, 3, 15 सालों में ऐसी 17 पर्चियां जमा हो गईं। हर त्योहार के बाद एक बब्ज आती, मैं उन्हें फेंक नहीं सकी, वो मेरे लिए किसी मेडल की तरह थीं। लेकिन 13वें साल में नंदों का बर्ताव बदल गया। दिवाली पर मैंने बही ननद को माँ जी के साथ कमरे में जाते देखा। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, माँ, अब जायदाद का बंटवारा कर दो, आपकी भी उम्र हो गई है। माँ जी की आवाज आई, कैसा बंटवारा? मैं अभी ठीक हूँ। माँ, आपका फ्लैट है, एक दुकान भी है, पहले से कर देंगी तो टैक्स कम लगेगा। रेखा, बाद में बात करेंगे। जब बही ननद बाहर निकली तो उसका चेहरा तना हुआ था। उसकी नरें मुझसे मिली, जैसे कह रही हों, यह तुम्हारा मामला नहीं है। उसी दिन से नंदें और यादा आने लगीं। सिर्फ दिवाली, होली पर नहीं, बल्कि माँ के जन्मदिन या बिना किसी वजह के भी। जब भी आती, माँ से अकेले में बात करती और मेरे साथ और बुरा बर्ताव करती। भाभी, माँ का खाना ठीक से नहीं देखती क्या? कह रही थीं कि दोपहर में खाना नहीं खाया। माँ को डायबिटीज थी, इसीलिए वह कभी कभी खाना छोड़ देती थीं। मैं कितना भी कहती, वह मना कर देती थीं, लेकिन नंदें इसका दोष मुझ पर डालती थीं। भाभी माँ का ध्यान नहीं रखती, इसीलिए ऐसा होता है। यह सुनकर मेरा दिल टूट जाता। जो इंसान रोज सुबह माँ का शुगर चेक करता हो, दवा देता हो, अस्पताल ले जाता हो, वो मैं थी 15 सालों से। और जो लोग सिर्फ त्योहारों पर आकर एक जुमला कसते थे, वे मुझे सिखा रहे थे क्या सहना सही है। यह ख्याल पहली बार 14वें साल में आया और फिर 15वें साल की दिवाली आ रही थी। मेरे पेट में दूसरा बच्चा था, 8 महीने का। देर से हुई प्रेगनेंसी पर सब हैरान थे। सिर्फ माँ जी ने मेरा हाथ पककर कहा था,
प्रिया, इस बार दिवाली पर तुम कुछ मत करना, मैं बेटियों को बोल दूंगी। मैंने सिर हिला दिया। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं ठीक नहीं थी। 8 महीने के पेट के साथ सुबह से रसोई में खड़ा होना कैसे ठीक हो सकता था? शायद सहना मेरी आदत बन चुका था। और वह दिवाली आ गई। दिवाली से एक रात पहले मैं सो नहीं पाई। पेट भारी था। सीधी लेटती तो सांस फूलती, करवट लेती तो कमर टूटती, फिर भी सोना था क्योंकि सुबह 4 बजे उठना था। शाम को माँ जी ने फिर कहा, प्रिया मेरी बात मान ले, मैं सब कर लूंगी, तू आराम कर। माँ जी, आप इतना सब कैसे करेंगी? कोई बात नहीं। माँ जी का चेहरा उतर गया। वह कुछ कहना चाहती थीं पर चुप हो गईं। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, लाचारी थी। सुबह 4 बजे अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। मेरे शरीर को आदत हो गई थी, 15 साल की आदत। मैंने रसोई की बत्ती जलाई। ठंडी मीन पर मेरे नंगे पांव पे। जनवरी का महीना था। पैर सुन्न हो रहे थे, पर चप्पल पहनने का भी होश नहीं था। मैंने फ्रिज खोला। रात भर मैरिनेट किया हुआ पनीर, कटी हुई सब्जियां, पूरियों का आटा, सब मेरी ही तैयारी थी। मैंने कहीं में तेल डाला। छन्न। पूरियों के सिकने की आवाज ने सुबह की आमोशी को तो दिया। पनीर के पकौ, गोभी के पकौ, आलू की पूरियां एक एक करके मैं बनाती और प्लेट में रखती रही। खे खे मेरे पैर सूज गए थे। कमर में हाथ रखकर मैंने एक पल सांस ली। पेट में बच्चा लात मार रहा था। मुझे उस पर तरस आया। माँ करना बेटा, माँ खई है इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। 6 बजे मैंने सब्जियां बनाई। पालक, गोभी, आलू, मटर, छोले, 5 तरह की। पिछले साल 4 बनाने पर भाई ननद ने ताना मारा था। 8 बजे तक शाही पनीर तैयार था। 9 बजे खीर बन गई। मैं अकेली थी उस छोटी सी रसोई में। 5 घंटे से अकेली खई थी। तभी दरवाजा खुला। माँ, हम आ गए, बही ननद की आवाज थी। उनके पीछे बाकी दोनों भी अपने पति और बच्चों के साथ अंदर आ गईं। कुल 11 लोग। बैठक हंसी मार्क से भर गई, पर रसोई में मैं अकेली थी। कोई रसोई में नहीं आया। भाभी हो क्या? मोजली ननद ने बैठक से ही आवाज लगाई। जी दीदी, यहीं हूं। खाना तैयार है, बच्चों को भूख लगी है, बस 10 मिनट। बई ननद ने टीवी चला दिया। छोटी ननद संतरे खाने लगी। बच्चे दौड़ रहे थे और मेरे पति अपने जीजाओं के साथ बातों में मशगूल थे। 11 लोग बैठक में और एक रसोई में। मैंने खाना परोसा। इतने बहे पेट के साथ रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच चलना भी मुश्किल था। सब बैठ गए। 12 लोग बैठ चुके थे और मैं रसोई में बची हुई पूरियां तल रही थी। भी ननद ने शाही पनीर का एक चम्मच खाकर कहा, ग्रेवी थोड़ी पतली है। मुजली ननद ने एक पूरी खाकर मुंह बनाया। भाभी, पेट की वजह से तुम्हारे हाथ धीमे हो गए हैं क्या? ये पूरियां कैसी जली, कच्ची हैं? यह सुनकर भी मैं मुस्कुराई। 15 साल वाली मुस्कान, जिसमें होंठ तो हिलते हैं पर आंखें नहीं हौसती। मां कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूं। मैं फिर से काही के सामने खई हो गई। तेल डाला, आटा डाला। मेरे हाथ कांप रहे थे, थकान से या गुस्से से, मुझे नहीं पता। तभी बैठक से बई ननद की आवाज आई, वैसे भाभी, दूसरा बच्चा होगा तो उसे कौन संभालेगा? मैंने जवाब नहीं दिया। क्या फिर से माँ जी पर बोझ डाल दोगी? माँ 70 की हो गई हैं। मुजली ननद ने बात भाई। वही तो समझ नहीं आता, इस उम्र में दूसरा बच्चा पैदा करने की क्या सूझी? भाभी 42 की हो गई हैं। छोटी ननद ने धीरे से कहा, दीदी छोहो भी। क्या छोहो? सच ही तो है। बई ननद ने उसे चुप करा दिया। मैं काही पके खई थी। मैंने दांत भींच लिए। इस उम्र में बच्चा क्यों? 15 साल ससुराल की सेवा करने के बाद यह मेरी जिंदगी का पहला तोहफा। रोहन भी खुश था। मेरा बेटा आरव भी भाई आने की बात से खुश था। माँ जी ने भी मेरे पेट पर हाथ फेर कर कहा था, घर में बरकत आई है। लेकिन इन नंदों के लिए यह बच्चा एक बोझ था। मेरी आंखों के आगे धुंध छा गई। पहले लगा धुएं की वजह से है, फिर लगा नहीं। रसोई घूमने लगी। मेरे कानों में साउ साउ की आवाज होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वह काही के मीन पर गिरने की थी, धड़ाम। और मेरा शरीर भी मीन पर गिर रहा था। मम्मी, यह मेरे बेटे आरव की चीख थी। वह सबसे पहले दौड़कर आया। मम्मी उठो। बैठक में सन्नाटा छा गया। सिर्फ टीवी की आवाज आ रही थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। मेरी तीनों नंदें, उनके पति, बच्चे, मेरा पति, कोई नहीं। फिर कदमों की आहट सुनाई दी, धीमी पर मजबूत। माँ जी थीं। वह रसोई में आई। मुझे मीन पर पा देखकर एक पल के लिए रुकीं। उनका चेहरा सेध प गया था। फिर वह घुटनों के बल बैठीं और कांपते हाथों से मेरा सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। प्रिया,
प्रिया। उनकी आवाज कांप रही थी, आंसू उनके झुर्रियों वाले गालों पर बह रहे थे। मैं बेहोश हो रही थी, पर मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर माँ जी ने अपना सिर घुमाया और बैठक की तरफ देखा। उनकी आंखें बदल गईं। आंसू वहीं थे, पर नरों में अब दुख नहीं, गुस्सा था। 72 साल की जिंदगी में मैंने उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा था। तुम तीनों निकल जाओ यहां से। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें इतनी तात थी कि पूरा घर कांप गया। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बैठक में सन्नाटा पसर गया। माँ जी की आवाज धीमी थी, चीख नहीं, पर उस धीमी आवाज ने पूरे माहौल को दबा दिया था। बई ननद ने सबसे पहले मुंह खोला। माँ, ये क्या कह रही हो? भाभी को चक्कर आ गया। इसमें हमारी क्या गलती? माँ जी धीरे धीरे उठी। उन्होंने मेरा सिर आराम से नीचे रखा और आरव से कहा, आरव बेटा, मम्मी के सिर के नीचे तकिया रख दो, दादी अभी आई। फिर वह रसोई से बाहर निकली। उनका कद छोटा था, दुबला पतला शरीर, पर उस पल वह घर में सबसे बाही लग रही थी। वह सोफे के सामने खड़ी हुई और अपनी तीनों बेटियों को देखा। बई ननद ने पैर पर पैर रखकर कहा, माँ गुस्सा मत करो, भाभी गर्भवती हैं, ज्यादा काम कर लिया होगा। हमने क्या किया? चुप करो। सबकी सांसें थम गईं। माँ जी के मुंह से ऐसा शब्द पहली बार निकला था। 72 साल में उन्होंने अपनी बेटियों के लिए यह शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बही ननद का चेहरा सजग पक गया। 15 साल हो गए। माँ जी की आवाज कांप रही थी, गुस्से और आंसू से। 15 साल से मैं सब देख रही हूं। मेरी बहू को सुबह 4 बजे उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए, हर त्योहार पर उसे अकेले रसोई में खंगा रहते हुए, और तुम्हारे लिए ताती तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए। लोगों को पूरी कच्ची है, सब्जी में नमक कम है, खीर अच्छी नहीं बनी, यह सब बकवास करते हुए 15 साल से मैंने सब देखा है। मौजली ननद कुछ कहने वाली थी। माँ, हमने कब? बात अभी खत्म नहीं हुई है। माँ जी के हाथ कांप रहे थे। तुम तीनों ने जब भी इस घर में कदम रखा, प्रिया को क्या क्या कहा, मैंने सब सुना है। भाभी को घर चलाना नहीं आता, भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, भाभी आलसी है। ये सब सुनते हुए मैंने कितनी बार अपने दांत पीसे हैं। तुम्हें अंदाजा है? बही ननद खड़ी हो गई। माँ, हम तो आपकी चिंता में कहते थे, भाभी आपका। तो एक बात बताओ। माँ जी ने बही ननद की आंखों में सीधे देखा। मेरा ब्लड शुगर कितना रहता है पता है तुम्हें? बही ननद चुप हो गई। मैं दिन में कितनी गोलियां खाती हूं पता है? कोई जवाब नहीं। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किस दिन होता है पता है? छोटी ननद ने सिर झुका लिया। प्रिया को सब पता है। 15 साल से उसने एक दिन भी मेरी दवा नहीं छोड़ी। रोज सुबह मेरा शुगर चेक किया है, हर हफ्ते मुझे अस्पताल लेकर गई है। तुम तीनों में से किसने किया यह सब? किसने? बैठक में खामोशी थी। और तुम लोगों ने यहां आकर क्या किया? प्रिया की गलतियां निकाली, उसे कोसा। और माँ जी ने एक गहरी सांस ली। मेरी जायदाद हपने के लिए गिद्धों की तरह नहरें गहाए रखी। माहौल बदल गया। बई ननद की आंखें फैल गईं। माँ, ये आप? रेखा? माँ जी की आवाज बर्फीली हो गई। पिछले साल अक्टूबर में तुम मेरे दस्तक वाले काग ले गई थीं। क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी अलमारी से काग ले जाकर दुकान अपने नाम करने की कोशिश की। वकील के दफ्तर में मेरे नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई। मुझे सब पता है। बही ननद का चेहरा पीला पक गया। माँ जी ने अपने एप्रन की जेब से एक लिहाजा निकाला। पिछले साल प्रिया मेरी अलमारी साफ कर रही थी तो उसने देखा कि काग गायब हैं। उसने मुझे बताए बिना चुपचाप पता किया। वकील के ऑफिस में मेरे नाम से काग जमा हुए थे। यह देखो, उसी की कॉपी है। इस पर मेरे दस्तखत हैं, पर यह मैंने नहीं किए। मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी चेक करवा लिया है। बही ननद लखाकर सोफे पर गिर पई। मैं रसोई में मीन पर लेटी सब सुन रही थी। आरव मेरा हाथ पके हुए था। माँ जी ने आगे कहा, प्रिया ने मुझसे कहा था माँ जी पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, पर मैंने उसे रोक दिया। जानती हो क्यों? तीनों नंदें चुप थीं। क्योंकि तुम मेरी बेटियां हो, मेरा ऊन हो, इसलिए मैंने एक और मौका देना चाहा। पर आज मैंने देख लिया, एक गर्भवती बहू सुबह 4 बजे से तुम्हारी सेवा कर रही है, और जब वह गिर गई तो तुम तीनों में से कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं, कोई भी नहीं। माँ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटियां ऐसी हो गईं, मैंने ऐसी परवरिश की। छोटी ननद सबसे पहले रोई। माँ जी ने लिहाजा सोफे पर रख दिया। यह घर और दुकान मैं अपने बेटे के नाम करूंगी। मैंने वसीयत बनवा दी है। पिछले साल नवंबर में ही। प्रिया को भी नहीं पता। बही ननद ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। तुम तीनों को शादी के वक्त घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। रेखा को 8 लाख, सुमन को 7 लाख, मीना को 6 लाख, सब दिया था। बस अब थम।
माँ, मैंने कहा। थम। माँ जी मुही और वापस रसोई में आ गईं। वह मेरे पास घुटनों के बल बैठीं और मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया। प्रिया, ठीक है तू? मैं बस रोती रही। माँ को माँ कर दे बेटा, मुझे यह पहले करना चाहिए था। माँ कर दे मेरी बहू। मुझे वो 17 पर्चियां याद आ गईं। प्रिया, बहुत मेहनत की, माँ को माफ करना। माँ ने यह बात हमेशा लिखकर कही थी, कभी उबान से नहीं। आज पहली बार कहा था, और यह एक वाक्य उन 17 पर्चियों से ज्यादा भारी था। बैठक में कोई हिल नहीं रहा था। ननदों के पति बच्चों को लेकर चुपके से दूसरे कमरे में चले गए थे। बैठक में सिर्फ तीनों ननदें और मेरा पति रोहन बचा था। रोहन रसोई और बैठक के बीच दरवाहे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। वही ननद ने कहा, माँ, हमने गलती की, मानते हैं, पर सारी जायदाद भैया को, यह तो नाइंसाफी है। हम भी तो आपकी औलाद हैं। माँ जी ने बिना मुहे मेरा चेहरा थामे हुए कहा, औलाद वाले काम करती तो औलाद वाला हब भी मिलता। 3 साल पहले जब मुझे निमोनिया हुआ था और मैं अस्पताल में थी, तुम तीनों में से कौन आया था? कोई जवाब नहीं। प्रिया 1 हफ्ते तक अस्पताल में मेरे साथ सोई। एक छोटे से बिस्तर पर रोहन ऑफिस जाता था और यह रात भर मेरे पास रहती थी। मुझे सहारा देकर बाथरूम ले जाना, मेरी पीठ सा करना, मेरे लिए खिचड़ी बनाकर चम्मच से खिलाना, सब इसने किया। माँ जी उठी और फिर बैठक की तरफ मुही। तब तुम लोग क्या कर रहे थे? रेखा, तू दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। सुमन, तू गोवा घूमने गई थी। और मीना, तूने बस एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, माँ आप ठीक हो? बस। छोटी ननद और यादा सिसकने लगी। वही ननद खई हो गई। तो मतलब हम बुरी बेटियां हैं? हमारी भी अपनी जिंदगी है, बच्चे हैं। प्रिया की भी जिंदगी है और उसका भी बच्चा है, और उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी उठाई। मेरी वजह से, तुम लोगों की वजह से, इस घर की वजह से वह अपनी नौकरी तक नहीं कर पाई। मैं आरव की मदद से दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। ननदों के चेहरे दिख रहे थे। वही ननद का चेहरा टूट चुका था, पर उसका घमंड अभी भी उसे रोके हुए था। भाभी ने आपके कान भरे होंगे, हमारे इला भकाया होगा। तभी एक अनपेक्षित आवाज आई, नहीं दीदी, यह रोहन था। वह बैठक के अंदर आ गया। मैं चौंक गई। 15 साल में उसने कभी अपनी बहनों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। प्रिया ने आप लोगों के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा, मुझसे भी नहीं। बस एक बार, शादी के 3रे साल में, उसने कहा था कि वह थक गई है। और जानते हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा, सब्र करो, दीदियां ऐसी ही हैं। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके बाद प्रिया ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। 15 साल तक अकेले सहती रही, क्योंकि मैंने उसका साथ नहीं दिया। बैठक में खामोशी छा गई। मैं भी लत था। मेरी पत्नी सुबह 4 बजे उठती थी और मैं सोता रहता था। हर त्योहार पर दीदियां उसे ताने मारती थीं और मैं अनसुना कर देता था। मुझे लगा यही परिवार को जुबे रखने का तरीका है। रोहन ने मेरी तरफ देखा, हमारी आंखें मिलीं, पर मैं लत था। परिवार को जोबेले के लिए मुझे अपनी पत्नी को झोंकर रखना चाहिए था। यह सुनकर मैं भी रो पई, माँ जी भी रो पई। तभी छोटी ननद मीना खई हुई। वह रोते हुए रसोई की तरफ आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। भाभी, माँ कर दो। एक छोटा सा वाक्य, पर उसमें बहुत वन था। दीदियां जो करती थीं, मैं बस साथ देती थी। मुझे पता था कि आपको तकलीफ होती है, फिर भी मैंने अनदेखा किया। यह यादा बई गलती है, मां कर दो। मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। उसके बाद मोझली ननद सुमन की बारी थी। वह सोफे से उठ नहीं पा रही थी, चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ हटाया। मुझे भाभी से जलन होती थी। यह एक अप्रत्याशित बात थी। माँ तुम्हारे साथ असली बेटी जैसा बर्ताव करती थी। मेरी बहू थक गई। यह बात उन्होंने हमसे कभी नहीं कही, इसीलिए मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालती थी। जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें मिल रहा था। यह देखकर मुझे तकलीफ होती थी। भाभी, सच में मां कर दो। और आखिर में बई ननद रेखा, वह सबसे मजबूत, सबसे कठोर थीं। जायदाद की बात, कागजात की बात, सब उन्होंने ही शुरू किया था। वह कुछ देर चुप बैठी रहीं, फिर धीरे से माँ जी की तरफ देखा। माँ, उनकी आवाज फटी हुई थी, मैं बस आपका मान सम्मान पाना चाहती थी। हमारे घर का नियम यही था ना कि घर बेटे का है और बेटियां पराई हैं। मुझे यह बात पसंद नहीं थी। मैं कितना भी कर लूं, हमेशा बेटे और बहू से कम ही रहूंगी। रेखा की आंखों से आंसू गिर पे। इसलिए मुझे लगा कि अगर जायदाद में हिस्सा मिल गया तो शायद आप मुझे बेटी मान लेंगी।
मैंने पैसों से आपका प्यार खरीदने की कोशिश की। माँ जी का चेहरा दुहक से सिकुड़ गया। रेखा, मेरी बच्ची, मुझे माँ कर दे। भाभी, माँ कर दो। बही ननद सोफे से फिसलकर मीन पर बैठ गई और एक बच्चे की तरह रोने लगी। माँ जी उसके पास गईं और अपनी बेटी का सिर गले से लगा लिया। मेरी भी गलती है, मुझे अपनी बेटियों को और प्यार देना चाहिए था। तीनों बहनें रो रही थीं। माँ जी रो रही थीं, मैं रो रही थी। रोहन मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ पक लिया। 15 साल में पहली बार उसने किसी त्योहार पर मेरा हाथ थामा था। आरव आकर मेरे कंधे से टिक गया। रसोई का घर ठंडा था, पर मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी। 1 साल बीत गया, बहुत कुछ बदल गया। उस दिवाली के बाद नंदें कुछ महीनों तक नहीं आईं। 3 महीने बाद छोटी ननद का फोन आया। भाभी, क्या मैं आ सकती हूँ? वह अकेले आई। हाथ में एक पोटली थी जिसमें बच्चों के कप्पे थे। बोली, यह मैंने खुद सिला है, आपके दूसरे बच्चे के लिए। सिलाई कच्ची थी, पर उसमें मेहनत दिख रही थी। मौजली ननद का फोन 5 महीने बाद आया। हम एक कैफे में मिले। वह बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, भाभी, मैं आज भी शर्मिंदा हूं। 15 साल के ताने एक माजी से तम नहीं होते, पर अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं बदलना चाहती हूं। मैंने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, दीदी, मां करने में वक्त लगेगा, पर आप कोशिश करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बही ननद का फोन सबसे आखिर में 7 महीने बाद आया। जायदाद वाला मामला मां जी ने पुलिस में शिकायत न करने की शर्त पर तम कर दिया था। बही ननद ने दिवाली से ठीक पहले फोन किया। भाभी, क्या मैं दिवाली पर आ सकती हूं? आवा में 15 साल में पहली बार हिचकिचाहट थी। जी दीदी, जरूर आइए। इस बार पूरियां मैं तलूंगी। यह सुनकर मैं फोन पके खई रह गई। और 1 साल बाद दिवाली आई। सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। आदत थी, मैं उठने लगी, पर बगल से एक हाथ ने मुझे रोक दिया। रोहन था। तुम सो जाओ, आज मैं करूंगा, दीदियों के साथ मिलकर। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूं। मैं दोबारा सो गई। 15 साल में पहली बार मैं दिवाली की सुबह बिस्तर पर लेटी थी। 7 बजे जब मैं बाहर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रसोई में 3 लोग खचे थे। बही ननद पूरियां तल रही थीं, उसी एप्रन में जो मैं 15 साल से पहन रही थी। मोझली ननद सब्जी बना रही थीं और छोटी ननद खीर चख रही थीं। रोहन बर्तन धो रहा था। बही ननद ने मुझे देखकर कहा, भाभी बैठो, आज हम करेंगे। मैं कुछ नहीं कह सकी, मेरा गला भर आया था। मैं माँ जी के पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पक लिया। प्रिया, यही सही है, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए था। खाना लगा। 12 लोग बैठे थे, पिछले साल की तरह, पर सब कुछ अलग था। भाई ननद ने शाही पनीर चखकर कहा, ग्रेवी थोड़ी पतली है। सब चुप हो गए। फिर वह खुद उठी, रसोई से मसाला लाईं और उसे ठीक किया। मोजली ननद बोली, पूरियां थोड़ी मोटी लग रही हैं, पर मोटी ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। सब हंस पे, मैं भी हंस पी। 15 साल में पहली बार मैं दिवाली पर हंसी थी। शाम को जब नंदें जा रही थीं तो भाई ननद ने दरवाजे पर रुककर कहा, अगले त्योहार पर भी हम ही करेंगे, वादा है। मैंने सिर हिला दिया। उनके जाने के बाद रोहन मेरे पास आया। प्रिया, इतने साल बहुत मेहनत की। यह वाक्य नया नहीं था, पर इस बार इसके पीछे आमिल था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब से मैं हमेशा साथ दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं, हम साथ करेंगे। माँ जी कमरे से निकली और मेरा दूसरा हाथ पक लिया। प्रिया, 15 साल के लिए शुक्रिया, और अगले 50 साल भी मेरा साथ देना। मैं हंसते हुए रो पई। बैठक में आरव अपने छोटे भाई को गोद में लेकर टीवी देख रहा था। छोटा भाई खिलखिलाकर हंसा। मैंने माँ जी और पति का हाथ पके हुए उस हंसी को सुना। मैंने 15 साल सहा, 15 साल रोई, लेकिन बचाने वाले लोग मेरे सबसे करीब थे। सिर्फ सहना प्यार नहीं है, सहारा देना प्यार है। और प्यार या माई के लिए कोई उम्र या वक्त नहीं होता। आज ही सबसे सही दिन है। आप भी आज अपने किसी प्यारे से कहिए, तुमने बहुत अच्छा किया। बस इतना ही काई है।